हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुषमा पांडे, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय टोंक। आज के व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं राजनीति विज्ञान बीए फाइनल स्तर पर पढ़ाए जाने वाले प्रथम प्रश्न पत्र पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के बारे में, और उसमें हम चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत के संदर्भ में। कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है, इसके स्वरूप, इसके अर्थ को लेकर हम पिछले व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं। हमने जो चर्चा उस व्याख्यान में की थी, उस व्याख्यान के आधार पर या उन व्याख्यानों में हमने जिन बातों पर चर्चा की, उसके आधार पर हम आज अध्ययन करने वाले हैं वर्ग संघर्ष सिद्धांत का क्या निष्कर्ष सामने आता है। अर्थात कि कार्ल मार्क्स ने जो बातें वर्ग संघर्ष को लेकर प्रस्तुत की हैं, उनके आधार पर हम इस सिद्धांत की कौन सी मूल बातों की व्याख्या कर सकते हैं या कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो पहली बात जो कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत के निष्कर्ष के रूप में हमें दिखाई देती है, पहली बात क्या है कि उत्पादन संबंधों के आधार पर समाज में वर्ग विभाजन स्पष्ट होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो समाज में जो वर्ग दिखाई देते हैं, दो वर्गों की जो कल्पना है जो कि मार्क्स ने की थी, उसका मूल आधार उत्पादन के संबंध हैं। यानी उत्पादन करने वाले कौन हैं, उत्पादन के साधन किसके पास हैं, ये मूल चीज़ है जो कि वर्ग को, विभाजन को स्पष्ट करती है, इनके स्वरूप को बताती हैं। दूसरी बात कि समाज का विकास इन दो वर्गों के आपसी संघर्ष के फलस्वरूप होता है, न कि इनके आपसी सहयोग के द्वारा। अर्थात कि समाज में जो संघर्ष की स्थिति होती है इन दोनों ही वर्गों में, उसके कारण ही समाज का विकास दिखाई देता है। इनमें जो सहयोग है वो कहीं दिखाई नहीं देता। समाज में मूल रूप में या मुख्य रूप में दो वर्ग होते हैं, जिनमें एक श्रमिक वर्ग है, दूसरा पूंजीपति वर्ग है, और इनके जो हित हैं वो आपस में विरोधी हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात जो कि कार्ल मार्क्स इसमें कहता है कि जब तक वर्ग में वर्ग चेतना और वर्ग संगठन ना हो, तब तक वर्ग संगठन तेज होकर क्रांति की दिशा में नहीं बढ़ सकता। कहने का मतलब कि वो ये कहते हैं कि जब तक वर्गों में चेतना और एकता या संगठन का भाव नहीं होगा, तब तक क्रांति की दिशा की तरफ वो नहीं बढ़ सकते। और अगली महत्वपूर्ण बात जो इसी से जुड़ी हुई है कि जब वर्ग में चेतना और संगठन जागृत हो जाएगा, तो ही जाकर क्रांति की जो दिशा में वो आगे बढ़ेंगे, और ये जो क्रांति है ये जन्म लेगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो वर्ग संघर्ष है वो अंततः क्रांति को जन्म देते हैं, और उसके फलस्वरूप एक वर्ग की सत्ता दूसरे वर्ग के हाथों में आ जाती है। तो इस तरह से हम जो कार्ल मार्क्स की जो वर्ग संघर्ष सिद्धांत की जो कल्पना, जो 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 विवेचन उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है। और इस संदर्भ में फ्रेडरिक वेटकिंस कहते हैं कि उन्हें यह भी विश्वास दिलाया गया था शुरू से कि यह अंतिम संघर्ष है, और बाद में साम्यवादी समाज की स्थापना का सवेरा शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि वर्ग संघर्ष और इतिहास की आर्थिक व्याख्या का जो सिद्धांत है, उसके माध्यम से मार्क्स ने श्रमिकों को एक विश्वास दिलाया था, एक उनमें एक इस बात की जो आस जगाई थी कि वो जो आगे संघर्ष करेंगे उसमें क्या होगा, उनको विजय मिलेगी। यानी उनको विजय का विश्वास दिलाया, और इस विजय के विश्वास के आधार पर ही उन्होंने आगे चल कर के क्रांति की बात की है और परिवर्तन की बात की है। लेकिन जिस तरह से कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत की जो कल्पना हमारे सामने रखी है, उसकी विभिन्न तर्कों के आधार पर आलोचना भी की जाती है, और आलोचना के अनेक आधार हैं जिनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहली बात जो कि कार्ल मार्क्स के सिद्धांत के आलोचना या विरोध के रूप में सामने नजर आती है, वह है कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि सामाजिक जीवन का जो मूल तत्व है वो क्या है, संघर्ष। लेकिन यहाँ आलोचक कहते हैं कि मार्क्स की इस धारणा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह नहीं कह सकते कि संघर्ष ही सामाजिक जीवन का मूल तत्व होता है, बल्कि वास्तव में अगर ऐसी स्थिति होती तो मानव समाज कभी का खत्म हो गया होता, समाप्त हो गया होता। बल्कि इस समाज में संघर्ष की बजाय सहयोग, प्रेम और सहमति की भावनाएं अधिक प्रबल होती हैं, और मानव का जो समाज है वो इन्हीं पर टिका हुआ होता है। और अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें, तो आर्थिक क्षेत्र में भी मजदूर और मालिक के जो पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही वस्तुओं का उत्पादन संभव हो सकता है।
मार्क्स ने सहयोग के तत्व की पूर्णतः उपेक्षा की है और संघर्ष के तत्व को सबसे अधिक बल देकर एक भूल की है, जिससे कि मार्क्स के दर्शन में जो रचनात्मकता का अभाव दिखाई देता है। दूसरी बात जो कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में केवल दो वर्ग हैं, वो ये मानकर चलते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। समाज में केवल दो वर्ग नहीं बल्कि इसके अलावा एक तीसरा वर्ग भी होता है, जिसको हम बुद्धिजीवी या मध्यम वर्ग कह सकते हैं। और उस मार्क्स के जो समकालीन लेखक थे, उन्होंने कहा कि इस वर्ग पर उन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, लेकिन उनके द्वारा मध्यम वर्ग के अस्तित्व को स्वीकार न करना कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की बड़ी कमजोरी है। अब यहाँ पे जो आलोचक कहते हैं कि समाज में वकील, इंजीनियर, डॉक्टर, अध्यापक और टेक्नीशियन सभी मध्यम वर्ग में आते हैं और इन्हें समाज के विकास में सदैव ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं इन्होंने अदा की हैं और निर्णायक रूप में भी अपनी भूमिकाएं दी हैं। तो मध्यम वर्ग का जो स्वरूप होता है, इसकी समस्याएं और आवश्यकताएं, ये जो दोनों वर्ग हैं, चाहे वो श्रमिक वर्ग है या पूंजीपति वर्ग, इन दोनों से अलग और पृथक होती हैं। इसलिए इन पर पृथक अलग से या पृथक से विचार करना आवश्यक होता है। तीसरी बात जो आलोचना के रूप में कही गई है कि कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं, उनकी एक जो भूल है, जो एक त्रुटि है कि सामाजिक और आर्थिक वर्ग एक ही नहीं। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मान लिया है, जबकि समाजशास्त्रियों का कहना है कि वर्गों को केवल आर्थिक आधार पर अगर बांटा जाए तो वो गलत है। अगर समाज को ठीक और पूरे ढंग से समझना अगर हम चाहते हैं तो उसे जाति, धर्म, शिक्षा, व्यवसाय, वर्ग, योग्यता, सामाजिक स्तर और जनता के आधार पर भी बांटा जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा अध्ययन अधूरा ही रहेगा। तो इस तरह से मार्क्स के द्वारा सामाजिक और आर्थिक वर्गों को एक मानने का कारण संभवतया या शायद हम ये कह सकते हैं यह रहा था कि वह वर्ग की अपनी धारणा को सही बताकर उसका प्रयोग राजनीतिक दृष्टि से करना चाहता था और इसी कारण उसके इस प्रयत्न ने अनेक त्रुटियों या गलतियों को जन्म दिया। अगला जो इसकी आलोचना है कि कार्ल मार्क्स की जो क्रांति की जो अवधारणा थी वो गलत सिद्ध हुई। कैसे कि कार्ल मार्क्स का तर्क था कि वर्ग संघर्ष के कारण श्रमजीवी क्रांति, जिसको कि वो मार्क्स और एंगल्स बहुत निकट समझते थे, अभी तक भी नहीं हुई है। क्रांति जरूर हुई, लेकिन वह वहाँ हुई जहाँ की उसके होने की सबसे कम आशा थी और एक प्रकार से मार्क्स की जो क्रांति की धारणा जो थी या मार्क्स की जो क्रांति थी उससे वो बिल्कुल अलग थी। तो उसकी जो धारणा है वो भी गलत साबित हुई। अगला जो विरोध, जो आलोचना वर्ग संघर्ष सिद्धांत की गई है, उसमें कहा गया है कि जो क्रांति है वो श्रमिक वर्ग के स्थान पर बुद्धिजीवी वर्ग द्वारा ही संभव होगी। जबकि कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि वर्ग संघर्ष की जो अवधारणा है उसमें सर्वहारा वर्ग की क्रांति की जो कल्पना है वो सबसे उसने उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेकिन अब तक का मानवीय इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो भी क्रांतियां हुई हैं उनका नेतृत्व श्रमिक वर्ग द्वारा नहीं बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग अथवा मध्यम वर्ग द्वारा ही किया गया है। इसलिए जो कार्ल मार्क्स की जो यह सोच है वह भी सही प्रतीत नहीं होती। अगला जो विरोध, जो आलोचना, जो कमी नजर आती है सिद्धांत में कि जो मार्क्स द्वारा जो चित्रित जो वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है उसके परिणाम सत्य सिद्ध नहीं होते। यानी कार्ल मार्क्स जो वर्ग संघर्ष की धारणा के आधार पर पूंजीवाद के अंत और समाजवाद की स्थापना की जो अवश्यम भावना व्यक्त करता है वह सही नहीं है। मार्क्स पूंजीवाद में निहित जो दोष हैं, जो कमियां हैं, उसके आधार पर उसके अंत की भविष्यवाणी करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि पूंजीवाद में भी सुधार की गुंजाइश होती है। और अगर इंग्लैंड और अमेरिका जैसे विकसित देशों में श्रमिकों के काम करने की स्थितियों में सुधार कर श्रमिक वर्ग के असंतोष को खत्म कर दिया गया है, ऐसा भी देखा गया। तो कुछ जो बातें इस संदर्भ में कही गई हैं वो एक तरह से काल्पनिक प्रतीत होती हैं। और साथ ही साथ अगली जो बात, जो विरोध के जो आलोचना के रूप में हम देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है। तो हम ये सोचना कि समाज के सभी वर्गों में वर्गीयता की भावना ही सबसे प्रबल होती है, ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसका प्रमाण है कि जब भी राष्ट्रीय संकट उत्पन्न होता है तो एक राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। तो
यह इसकी जो कल्पना है वर्ग संघर्ष के संदर्भ में कार्ल मार्क्स की, वह भी गलत साबित हुई, गलत सिद्ध हुई। आलोचकों द्वारा इसका विरोध किया गया। और अंतिम महत्वपूर्ण बात जो कि कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो समस्त इतिहास है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऐसा नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक दृष्टि से ये बात हम नहीं कह सकते कि ये सही है। धर्म जो है वो शक्ति प्रदान करने की इच्छा, भूमि और मानवीय भावनाएं तथा दुर्भावनाएं हमेशा ही संघर्ष के महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत की विभिन्न आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है। लेकिन इसके साथ ही हम यह भी नहीं कह सकते, हमको यह नहीं भूलना चाहिए कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष सिद्धांत के माध्यम से हमें बहुत सारी ऐसी व्याख्या प्रस्तुत की है हमारे सामने, बहुत सारी उसकी ऐसी देन है जिसको हम नकार नहीं सकते। तो हम उसके अगर महत्व की बात करें तो पहली बात, कार्ल मार्क्स ऐसा व्यक्ति था जिसने इतिहास की वर्ग हितों के आधार पर व्याख्या की है। दूसरी बात कि मार्क्स का संघर्ष का जो सिद्धांत है वो श्रमजीवी वर्ग के लिए महान प्रेरणा का स्रोत रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर हम प्रभाव की दृष्टि से देखें तो इस सिद्धांत का मूल्यांकन करने पर पाते हैं कि इस सिद्धांत को अपनाकर विश्व मानवता के बहुत बड़े भाग ने प्रत्यक्ष रूप से पूंजीवादी बुराइयों से मुक्ति पाने में सफलता प्राप्त की है। और पूंजीवादी देशों में भी जो श्रमिकों की दशा सुधारने और उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के जितने भी उपक्रम हुए हैं उनको प्रेरित करने में वर्ग संघर्ष सिद्धांत ने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार आज हमने चर्चा की वर्ग संघर्ष सिद्धांत की मूल बातों की, उसकी आलोचना की और उसके महत्व की। आज का ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। अगले व्याख्यान में हम नए विषय के साथ आपसे पुनः बातचीत करेंगे। तब तक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।